नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी विषय के दूसरे पाठ की शुरुआत करेंगे। दूसरा पाठ है गीत, और इस गीत पाठ को लिखा है सलाम बिन रज़ाक ने। और सलाम बिन रज़ाक एक आधुनिक लेखक हैं। तो आधुनिक लेखक होने के कारण जो वर्तमान समय में समाज में जो बुराइयां हैं और इसके साथ ही साथ जो प्राचीन काल में हमारे समाज में जो अच्छाइयाँ थी, उन अच्छाइयों को इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बताया है। और साथ ही साथ आज के समय में लोगों की जो मानसिकता बदल गई है और किस प्रकार की मानसिकता बदली है, इस बात पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। और आने वाली पीढ़ी से उन्होंने उम्मीद की है, आशा की है कि आने वाली पीढ़ी समाज में फैली बुराइयों को अवश्य ही दूर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पाठ का नाम है गीत। गीत का अर्थ होता है संगीत। इस पाठ में एक संगीत है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो संगीत आप जानेंगे क्या है। तो चलिए हम इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, पाठ का नाम है, फिर से एक बार लीजिए, गीत। और गीत पाठ को लिखा है सलाम बिन रज़ाक ने। तो सबसे पहले हम ये जो लेखक हैं सलाम बिन रज़ाक, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। सलाम बिन रज़ाक का जन्म 1941 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य के पनवेल में हुआ था। परिचय: सलाम साहब का अध्यापन और लेखन कार्य साथ साथ चलता रहा है। आपके लेख, कहानियाँ विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाते रहे हैं। आपके लेख मतलब सलाम बिन रज़ाक साहब के लिखे लेख और कहानियाँ अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। सलाम बिन रज़ाक साहब को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र की साहित्य अकादमियों द्वारा विविध सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सलाम बिन रज़ाक साहब द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियाँ या उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, उनके कुछ नाम हैं यहाँ पर: माहिम की खाड़ी, बादल की आप बीती, नन्हा खिलाड़ी, जिंदगी अफसाना नहीं, नंगी दोपहर का सच आदि। ये उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। ये जो यहाँ पर लिखी गई कृतियाँ हैं या उनकी रचनाएं हैं, इनके अलावा भी उन्होंने और भी रचनाएं की हैं। गद्य संबंधी मतलब इस कहानी में क्या लेखक ने बताया है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया। प्रस्तुत भावपूर्ण प्रतीकात्मक कहानी में लेखक सलाम बिन रज़ाक जी इशारा करते हैं कि जब लोगों की नीयत में खोट नहीं थी तो समाज में चारों तरफ सुख, शांति, समरसता, संपन्नता फैली हुई थी। प्रतीकात्मक, भावपूर्ण मतलब प्रतीकात्मक मतलब यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ कहता है तो आप उसके जवाब में, उसके प्रतिक्रिया के रूप में जो जवाब देते हो वह है प्रतीकात्मक। तो इस प्रकार लेखक ने यहाँ पर यह बताया है कि प्राचीन समय में पहले जब लोगों के नियत में खोट नहीं थी, समाज में चारों तरफ सुख, शांति, समरसता मतलब समान रस, लोगों के मन में प्रेम था, यह संपन्नता फैली होती। ऐसी अच्छी जो विचार है, ऐसी अच्छाइयाँ समाज में फैली हुई थी। आज लोगों में लालच, स्वार्थ, असंतोष का विष घुल गया है। परिणाम स्वरूप समाज में मनभेद, अशांति फैल गई है। मेल मिलाप, सुख जीवन के संगीत अदृश्य हो गए हैं। लेखक कह रहे हैं कि आज का समाज ऐसा हो गया है कि लोगों के अंदर लालच, स्वार्थ की भावना, असंतोष जैसे विष फैल गए हैं लोगों के मन में और समाज में भी। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज में मनभेद हो गया है। लोगों के विचार आपस में मिल नहीं रहे हैं। समाज में अशांति फैल गई है। मेल मिलाप, सुख शांति, मेल मिलाप, मिलना जुलना, सुख, जीवन के जो महत्वपूर्ण संगीत थे, ये समाज से अदृश्य हो गए, मतलब समाज में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। शांति एवं प्रेम के संदेश देने वालों के तन मन लहूलुहान हो रहे हैं। समाज में जो ऐसे अच्छे लोग हो जो लोगों को शांति और प्रेम के संदेश देते हैं, प्रेम और शांति की बात बताते हैं, उनके तन मन मतलब उनको शारीरिक कष्ट भी पहुंचाया जा रहा है, उनको मन मतलब उनको मानसिक कष्ट मतलब उनको भला बुरा भी समाज के लोगों द्वारा कहा जा रहा है। रज़ा जी को भावी पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं। लेखक को आने वाली पीढ़ी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। इनका मानना है कि भावी पीढ़ी ऐसा संगीत रह सकेगी जिससे समाज में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण बन सकेगा।
उनको ऐसा विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी ऐसी कहानी रचेगी, ऐसे संगीत रचेगी, ऐसे समाज का निर्माण करेगी जिससे कि सुख शांति भरा वातावरण फिर से हमारे समाज में निर्मित हो सकेगा। चलिए हम पाठ का प्रारंभ करते हैं। लेखक कहते हैं कि मेरे बेटे ने हमेशा की तरह उस रात भी कहानी सुनने का अनुरोध किया। लेखक कहते हैं मेरे बेटे ने हमेशा की तरह एक रात एक कहानी सुनने का मुझसे अनुरोध किया। अनुरोध मतलब था विनती किया। मैं काफ़ी थका था। इस पर दूरदर्शन से टेलीकास्ट होने वाली खबरों ने मन और मस्तिष्क और भी बोझिल कर दिया। लेखक कहते हैं मैं उस रात को काफ़ी थका हुआ था और दूरदर्शन पर टेलीकास्ट मतलब प्रसारित होने वाले खबरों ने, समाचारों ने लेखक के मन और मस्तिष्क को और भी बोझिल मतलब और भी भारी कर दिया। लगता था पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, जरा माचिस दिखाने की देर है बस। लेखक कहते हैं समाज में इस तरह से गलत मानसिकता लोगों के अंदर आ गई है, लूट खसोट अत्याचार समाज में फैल चुका है। ऐसा लगता है कि पूरा समाज एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। जरा से ही, जिस तरह से बारूद में जरा सा भी एक चिंगारी या माचिस की एक तीली से थोड़ा सा भी उनको चिंगारी दिखाने से पूरा विस्फोट हो सकता है बारूद में या हो जाता है, ठीक उसी तरह से हमारे समाज में इस समय की स्थिति ऐसी हो गई है कि बस थोड़ा सा ही कुछ बात होने पर समाज में अराजकता या विद्रोह फैल सकता है। क्या इंसान पुनः आदिकाल की ओर लौट रहा है? लेखक कहते हैं क्या इंसान एक बार फिर से प्राचीन समय तक गुजरे हुए बहुत समय के तरफ लौट रहा है? मन बेचैन और मस्तिष्क परागंदा था। मेरा मन बेचैन था, व्याकुल था और मस्तिष्क जो परागंदा का मतलब होता अस्त व्यस्त था और मेरी सोच इधर उधर भटक रही थी। परागंदा मतलब अस्त व्यस्त, मस्तिष्क परागंदा का मतलब लेखक की सोच इधर उधर भटक रही थी उस समय जब वो लेखक दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली खबरों को देख रहे थे। मैंने बेटों को पुचकारते हुए कहा। लेखक कहते हैं मैंने अपने बेटों को पुचकारते हुए मतलब उनको दुलारते हुए कहा, आज नहीं बेटा, आज पापा बहुत थक गए हैं, हम तुम्हें कल सुनाएंगे एक अच्छी सी कहानी। लेखक कहते हैं बेटा आज नहीं, आज मैं बहुत थक गया हूँ, कल मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगा। बेटे की जिद के आगे मैं थक हार कर कहा। बेटे ने जब बहुत अधिक जिद किया, ज़बरदस्ती की, तो मैं थक हार कर बेटे से कहा, ठीक है हम कहानी सुनाएंगे मगर तुम बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। लेखक कहते हैं बेटा ठीक है मैं कहानी आपको सुनाऊंगा, लेकिन बीच में आप कहानी के बीच में कोई प्रश्न मुझसे पूछोगे नहीं। इसका मतलब है जब लेखक अपने बच्चे को कहानी सुनाते थे तो जो उनका लेखक का बेटा था वो बीच बीच में प्रश्न भी पूछते रहता था। नहीं पूछूंगा उसने हामी भरी। हामी भरना मतलब सहमति जताना। लेखक के बेटे ने कहा कि पापा मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा। लेखक कहते हैं पुराने ज़माने की बात है, मैंने कहानी शुरू की। लेखक कहानी शुरू करते हुए कहते हैं कि पुराने समय की बात है। कितनी पुरानी? वह बीच में बोल पड़ा। उनका बेटा बोलता है कितनी पुरानी? लेखक कहते हैं मैंने कहा था ना तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। लेखक कहते हैं अपने बेटे से कि मैंने पहले ही कहा था बेटा कि तुम कोई प्रश्न मुझसे नहीं पूछोगे जब मैं कहानी सुनाऊंगा। ओहो, लड़का कहता है ओहो सॉरी पापा। उसने कसमसाते हुए क्षमा मांगी। कसमसाते मतलब व्याकुल होकर, घबराकर उसने क्षमा मांगी। किससे क्षमा मांगी? लेखक से, यानी अपने पिताजी से। वैसे बहुत पुरानी भी नहीं है। लेखक कहते हैं वैसे बहुत पुरानी बात नहीं है। कौन सी पुरानी बात? लेखक ने कहा कि पुराने ज़माने की बात है। इस बात को फिर से यहाँ पे कहते हैं कि वैसे बहुत पुरानी भी नहीं है। मैंने कहानी जारी रखते हुए कहा यही कोई 50 बरस हुए होंगे, हो सकता है 100-2 बरस पुरानी हो, अधिक से अधिक 1000-1200 बरस पुरानी भी हो सकती है या फिर इससे अधिक। लेखक कहते हैं बहुत पुरानी नहीं है, 100-200 वर्ष पुरानी होगी, या तो 1000-2 बरस पुरानी होगी, या तो इससे भी अधिक पुरानी बात हो सकती है। कौन सी बात? जो लेखक कहानी में सुनाने वाले हैं। अब यहाँ से इस पैराग्राफ से कहानी शुरू होती है। कहते हैं ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी। बस्ती सचमुच बहुत पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगनों में फूलों की क्यारियां लगी थी जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हवाओं में हर पल भीनी भीनी खुशबू रची रहती थी। बस्ती के बाहर बागों का सिलसिला था जिनमें तरह तरह के फलदार पेड़ थे।
पेड़ों पर परिंदे सुबह शाम चहचहाते रहते। बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी जिससे आसपास की धरती जल संपन्न होती रहती। मनुष्य तो मनुष्य ढोर डंगर तक को दाने चारे की कमी नहीं थी। गाय बहुत सारा दूध देती थी। बस यहाँ तक समझ लेते हैं पहले हम। लेखक कहते हैं पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी और बस्ती सचमुच बहुत पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। उस बस्ती में बहुत ऊंचे ऊंचे मकान थे। लेखक यहाँ पे बस्ती की विशेषताएं बता रहे हैं, बस्ती के बारे में बता रहे हैं। ध्यान दीजिए आप सभी। इस पैराग्राफ से प्रश्न बनते हैं। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगन में फूलों की क्यारियां लगी थी। मकानों के जो मकान थे उनके आंगनों में लोगों ने फूलों की क्यारियां लगाई हुई थी जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले थे। अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले थे और हवाओं में हर फल भीनी भीनी खुशबू रची रहती थी और उन फूलों की खुशबू हवा में बिखर कर चारों तरफ पर्यावरण को महका रही थी। बस्ती के बाहर बागों का सिलसिला था और बस्ती से जब बाहर निकलते हैं तो बागों का सिलसिला चालू होता है। सिलसिला मतलब होता है एक के बाद एक बाग खत्म होता है, उसके बाद दूसरा बाग चालू होता है, दूसरा खत्म होता है, उसके बाद तीसरा चालू होता है। इसे सिलसिला कहते हैं। ये बागों का सिलसिला भी होता है, बातों का सिलसिला भी हो सकता है, मकानों का सिलसिला भी हो सकता है। ऐसा जिनमें तरह तरह के फलदार और जो बाग थे उनमें तरह तरह के फलदार पेड़ थे और उन पेड़ों पर तरह तरह के फल लगे थे और उन पेड़ों पर तरह तरह के परिंदे मतलब पक्षी सुबह शाम चहचहाते रहते। बस्ती के पास में एक नदी गुजरती थी और उस बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी जिससे सारी बस्ती के आसपास का क्षेत्र जल संपन्न होता था, मतलब सिंचाई के लिए जल मिलता था। मनुष्य तो मनुष्य ढोर डंगर को भी दाने चारे की कमी नहीं थी। उस बस्ती के रहने वाले सभी लोगों को खाने पीने की कोई कमी नहीं होती थी। मनुष्य के अलावा ढोर डंगर मतलब पशु पक्षी सभी लोगों को नदी के माध्यम से बाग बगीचे के माध्यम से खाना मिलता था, भोजन की आपूर्ति होती थी। गाय बहुत सारा दूध देती थी। गांव में पाले जाने वाले लोगों द्वारा पाली जाने वाली गाय बहुत सारा दूध देती थी। बस्ती के लोग प्रसन्नचित्त हमेशा खुश रहते थे। मिलनसार मतलब सबसे मेलजोल रखने वाला। और बस्ती के लोग मिलनसार और शांति प्रेमी थे। शांति प्रेम मतलब शांति में विश्वास रखने वाले, झगड़ा झंझट करने वाले नहीं, मिलजुल कर रहने वाले थे। कौन सी बस्ती में? जिस बस्ती की बात लेखक यहाँ पे कर रहे हैं। पुरुष उस बस्ती के, अब यहाँ पे पुरुषों की विशेषताएं और महिलाओं की विशेषताएं बताई जा रही है। ध्यान दीजिए आप सभी लोग। पुरुष दिन भर खेत खलिहानों और बागों में काम करते। उस बस्ती में रहने वाले सभी पुरुष दिन भर खेत में और खलिहानों में और साथ ही साथ बागों में काम करते, पशु चराते, लकड़ियाँ काटते। और औरतें क्या करती? औरतें चूल्हा चक्की संभालती। उनमें जो शक्तिमान थे और बस्ती के सभी पुरुषों में जो बलवान, शक्तिमान मतलब बलवान पुरुष थे, वे कुश्तियाँ लड़ते, लाठी बल्लम खेलते और लाठी बल्लम का खेल खेलते। चित्रकार चित्र बनाते और कवि गीत गाते थे। और उस बस्ती में जो व्यक्ति जैसे थे, जिन व्यक्तियों के अंदर जो जो खासियत थी, जो जो अच्छाइयाँ थी, बलवान थे तो कुश्तियाँ लड़ते, लाठी बल्लम का खेल खेलते, और जो चित्रकार थे वो चित्र बनाते, और जो कवि थे वो गीत लिखते और गीत गाते। और बाकी पुरुष क्या कहते? खेल खलिहानों और बागों में काम करते, पशु चराते, लकड़ियों को काटते। और औरतें चूल्हा चक्की का काम करते थे, मतलब घर में खाना बनाने और बच्चों को संभालने का काम करते थे। खुशियाँ रोज उस बस्ती की परिक्रमा करती रहती और दुख भूले से भी कभी इधर का रुख न करते। इतनी अधिक खुशियाँ थी। लेखक कहते हैं कि खुशियाँ रोज उस बस्ती की परिक्रमा करती, मतलब खुशियाँ प्रतिदिन उस बस्ती के चारों ओर चक्कर लगाती रहती थी और दुख भूले से कभी भी उस बस्ती का रुख न करते, उस बस्ती में कभी आता नहीं था। इतना मेल जोल, इतनी अच्छी बस्ती थी, इतने अच्छे उस बस्ती के पुरुष थे, या कहा जाए इतना अच्छा वह गुजरा हुआ ज़माना था। जो लेखक कहते हैं 100-200 साल या तो 1000-2000 साल पहले की बात है, वह ज़माने की बात करते हैं। कहते हैं बस्ती के पास ही एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी। अब लेखक कहते हैं उस बस्ती के पास ही एक बहुत ही घना पेड़ था और उस पेड़ पर एक परी रहती थी, नन्ही मुन्नी, मोहनी मूरत और मासूम सूरत वाली। यहाँ पर उस परी की विशेषताएं बता रहे हैं, उस परी की सुंदरता को बताया जा रहा है कि वह परी कैसी थी। नन्ही मुन्नी, मोहनी मूरत और मासूम सूरत वाली थी। बड़ी बड़ी आंखें, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली थी।
सुनहरे बाल मतलब सुंदर बाल, सोने की तरह बाल वाले थी। सुर्ख गाल मतलब लाल लाल गाल थे उस परी के। परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। परी उस गांव के सभी लोगों बहुत मेहरबान, बहुत वह कृपालु थी, बहुत दया दिखाती थी, बहुत मेहरबानी, बहुत उपकार करती थी। वह अक्सर अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदा कर हंसा देती थी। परी जब कोई बच्चा गांव में रोता था, परी अपने चमकदार पर मतलब पंख, परों मतलब पंखों, चमकदार पंखों के साथ उड़ती हुई आती। यदि कोई गांव में बच्चा रोता तो उसके पास बैठकर उसको गुदगुदा कर हंसा देती। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती और लड़कियों के साथ परी सावन में झूले झूलती। आँख मिचौली खेलती। आँख मिचौली खेल है, आँख मिचौली मतलब लुका छुपी का खेल। लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती, कभी कभी किसी के खलिहान को अनाजों से भर देती, कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। देखिए परी क्या क्या करती थी। वो उस गाँव के लोगों पर और गाँव पर परी बहुत मेहरबान थी। कोई बच्चा रोता तो उसको गुदगुदा कर हंसा कर चुप करा देती। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती और लड़कियों के साथ लुका छुपी का खेल खेलती और लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती, कभी किसी के खलिहान को अनाजों से भर देती। जिस किसी के खलिहान में अनाज नहीं रहता अनाज से भर देती। कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। कहने का मतलब वह ज़माना इतना अच्छा था कि अगर किसी के पास खाने पीने की असुविधा रहती थी, किल्लत रहती थी, समस्या रहती थी, गांव के लोग उस व्यक्ति की सहयोग करते थे, मदद करते थे। गांव के लड़कियां सावन में झूले झूलती थी, लुका छुपी का खेल खेलती थी। गांव के लड़के पेड़ों पे चढ़ने का खेल खेलते थे और गांव के लड़के नदी नालों में खेलते थे। इतनी खुशियां थी सभी लड़कों में, सभी औरतों में, सभी पुरुषों में, ये सारी विशेषताएं थी। तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं और जो अभी हमने जिन पैराग्राफ को पढ़ा उन पैराग्राफ से संबंधित कुछ प्रश्न तैयार होते हैं। उन प्रश्नों को हम चलिए बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। तो अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा तो उस पैराग्राफ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार होते हैं। आप 7वीं कक्षा में जैसे प्रश्न पढ़े हो उससे थोड़ा सा अलग प्रश्न इस 8वीं कक्षा में एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को इस पैराग्राफ के माध्यम से हमने तैयार किया है, उसको देखेंगे। उससे पहले इस जो अभी हमने पढ़ा इस पैराग्राफ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, जिन कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है। इन शब्दार्थों को आप अपने नोटबुक को लिखोगे और इसको याद करोगे। ये जो शब्दार्थ हैं आपको पैराग्राफ को समझने में और उत्तर लिखने में बहुत ही आपकी सहायता करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए। अभी आप यहाँ पर देखिए, प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पैराग्राफ प्रश्न पत्र में दिया रहेगा और उसके आधार पर ऐसे प्रश्न पूछे रहेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण करो मतलब बस्ती की विशेषताएं, बस्ती की क्या क्या विशेषताएं। ध्यान दीजिए, यदि इसी प्रश्न को पूछा गया रहता है कि बस्ती की क्या क्या विशेषताएं हैं लिखिए, तो आप बस्ती की जो विशेषताएं थी, बस्ती पुरानी है, बस्ती में अनेकों प्रकार के बाग बहुत सारे बाग थे, बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे, ऐसा सारे चीज़ों को आप वाक्य के माध्यम से लिखते हो, वाक्य के जैसे लिखते, कई वाक्यों में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे पूछा गया है एकदम छोटे रूप में, तो आपका उत्तर भी एकदम छोटे रूप में होना चाहिए। तो कैसे आप उत्तर लिखोगे? यहाँ पर बस्ती की विशेषताएं, तो बस्ती कैसी थी? बहुत पुरानी थी, तो यहाँ पर लिखोगे बहुत पुरानी। आप ध्यान दीजिए, पहले आप लिख लोगे और उसके बाद यहाँ पर आप एक बॉक्स बनाओगे, डब्बा बनाओगे, और एग्जाम में ऐसे प्रश्न पत्र पर डब्बा बना रहेगा और डब्बा खाली रहेगा। आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लिखने के बाद डब्बा बनाओ, क्योंकि आप पहले बॉक्स छोटा बना लोगे और लिखते समय क्या होता है कि जो शब्द लिखते हो या सेंटेंस वाक्य लिखते हो ये बाहर चले जाते हो, तो आप उसमें कट पिट करते हो। तो ऐसा ना हो, इसलिए पहले आप लिख लो, उसके बाद आप बॉक्स बनाइए, डब्बा बनाइए। तो दूसरी विशेषता क्या थी? ऊंचे ऊंचे मकान थे। बस्ती में कैसे मकान थे? ऊंचे ऊंचे मकान, ऐसे आप लिख लोगे और उसके बाद एक डब्बा बनाओगे, आप बॉक्स बनाओगे, अच्छे तरीके से स्केच से बनाओगे आप।
ठीक उसी तरह से ए भी। और दूसरी विशेषता क्या लिखोगे कि हर घर में फूलों की क्यारियाँ थी। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे आपको जैसे पैराग्राफ है, यहाँ पे बस्ती की सारी विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे, मकानों के आंगन में क्यारियाँ थी, मतलब फूलों कैसे लिखोगे, मकानों के आंगनों में फूलों की क्यारियाँ थी, ये लिखोगे। अगले आगे कहता है जिनमें रंग बिरंगे फूल थे, अब फूल रंग बिरंगे फूल खिले थे। और उसके बाद क्या लिखोगे, बस्ती की विशेषता क्या था कि एक बस्ती के बाहर एक नदी थी, ये सब लिखोगे। बस्ती के लोग हमेशा प्रसन्न चित्त रहते थे और मिलनसार थे, ये सारी चीज़ें लिखोगे बस्ती के विशेषताओं के बारे में। अभी आप यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा है प्रवाह तालिका पूर्ण करो, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। इसमें लिखा है कि परी ऐसी थी, परी ऐसी थी मतलब परी कैसी थी, आप लोगों ने अभी पैराग्राफ में पढ़े कि परी ऐसी थी। तो यहाँ पे देखिए आप किताब पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर परी की विशेषताएं लिखे, नन्ही मुन्नी थी। यहाँ पे कामा कामा करके दिखा गया ना, तो आपको ऐसे लिखना है, हर बॉक्स में एक एक लिख देना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। नन्ही मुन्नी, मोहनी मूरत, मासूम सूरत वाली, बड़ी बड़ी आँखों वाली, सुनहरे बालों वाली, सुर्ख गालों वाली, ये 4 है, लेकिन यहाँ पे 5-6 दिया है। तो ऐसे ही में 4 है तो मतलब आधे आधे नंबर के 2 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न और ऐसे प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना, पैराग्राफ में ही उत्तर रहेगा, वहाँ से ढूंढ कर लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न बनता है संज्ञालन पूर्ण करो। ठीक इसी तरह से प्रारंभ में गांव के पुरुषों के कार्य, जो गांव के पुरुष थे क्या कार्य करते थे, यहाँ पे लिखा गया बहुत सारे कार्य करते थे। देखिए पुरुष क्या कार्य करते थे, खेत खलिहान में कार्य करते थे, बागों में कार्य करते थे, पशु चराते थे, लकड़ी काटते थे, और क्या करते थे, कुश्तियाँ लड़ते थे, बल्लम लाठी खेलते थे, और उसके बाद गीत गाते थे। ये सारी पुरुषों, उस बस्ती के पुरुषों की विशेषताएं हैं। तो आपको इन 4 में लिखना है, 4 ही लिखना है। यहाँ पे कई सारे दिए गए हैं, लेकिन आपको 4 ही लिखना है, 4 ही विशेषताएं लिखनी है। यहाँ पर अगला प्रश्न है जोड़ियाँ मिलाइए, जोड़ियाँ मिलाएं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न शक्तिमान कौन थे, शक्तिमान पुरुष क्या करते थे, कुश्तियाँ लड़ते थे। सावन में क्या करते हैं लोग, झूला झूलते हैं। और यह जो प्रश्न है, उसके बाद दावत क्या है, दावत का है सिलसिला, और मौसम बहुरूपिया। तो यहाँ पे ऐसे दिया है, तो आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं। जैसे दावत का सिलसिला, ऐसे लाइन खींचेंगे, लेकिन यह गलत होगा, ऐसे आपको नहीं करना है। अभी क्या करना है, उत्तर के कॉलम में शक्तिमान के सामने शक्तिमान पुरुष क्या करते थे, कुश्तियाँ लड़ते थे। यहाँ पे लिख दोगे आप, क्या लिखोगे, कुश्तियाँ, इसकी जोड़ी हो जाएगी। और इसके बाद सावन को के सामने क्या लिखोगे, झूले, मौसम बहुरूपिया, और या तो दावत सिलसिला। ऐसे आप करोगे। तो अब ध्यान दीजिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर इस अध्याय के आगे बचे हुए पैराग्राफों को पढ़ेंगे। नमस्कार।